हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय चल रहा है और हम पिछले वीडियो में कोलाइडी विलयनों के स्कंदन या अवक्षेपण का अध्ययन कर रहे थे। तो हम इसमें लास्ट टाइम अध्ययन कर रहे थे विद्युत अपघट्य को मिलाने पर। विद्युत अपघट्य को मिलाने पर हम कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण करा सकते हैं। तो इसके संबंध में एक नियम आता है, हार्डी-शुल्ज़ नियम। तो इस नियम को मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कराना चाहता था। तो इसमें आज का टॉपिक है हार्डी-शुल्ज़ नियम। देखिए, हार्डी-शुल्ज़ नियम जो है किसी भी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता की व्याख्या करता है कि कोई विद्युत अपघट्य जो है उसकी स्कंदन क्षमता किस प्रकार प्रभावित होती है। इसके बारे में जो है आपको हार्डी-शुल्ज़ के नियम के माध्यम से बताया जाता है। अब हार्डी-शुल्ज़ नियम में सबसे पहला बिंदु आता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य का वह आयन जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश पाया जाए, विद्युत अपघट्य का वह आयन जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश पाया जाता है, उसे हम नाम देते हैं स्कंदक आयन या उर्णन आयन या अवक्षेपण आयन। तो इस तरह से कोई भी आयन जो कोलाइडी कणों की अपेक्षा विपरीत आवेश रखे, विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कणों की अपेक्षा विपरीत आवेश रखता है, उस आयन को हम स्कंदक आयन या उर्णन आयन या समाक्षेपण आयन या अवक्षेपण आयन कह सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, आयन की या विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता आयन के आवेश के समानुपाती होती है। स्कंदन क्षमता बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है? आवेश की वृद्धि के साथ। आवेश की वृद्धि के साथ स्कंदन की क्षमता में वृद्धि होती है। तो दो बिंदु है इस नियम के अंदर। पहला बिंदु कि जो भी आपका विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य का वह आयन जिस पर आवेश कोलाइडी कण के आवेश की तुलना में विपरीत होता है, उस आयन को हम स्कंदक आयन, अवक्षेपण आयन, समाक्षेपण आयन, कई प्रकार के नामों से या सक्रिय आयन के नाम से जानते हैं। दूसरा बिंदु, स्कंदन क्षमता का मान विद्युत अपघट्य के आयन के आवेश के ऊपर निर्भर करता है। अगर आवेश का मान अधिक है तो स्कंदन क्षमता अधिक होती है, और आवेश का मान कम है तो स्कंदन क्षमता का मान भी उसी के अनुसार कम हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनावेशित कोलाइडी विलयन होता है। धनावेशित कोलाइडी विलयन, यह आपका एक धनावेशित कोलाइडी विलयन है। अब धनावेशित कोलाइडी विलयन के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ विद्युत अपघट्य उपलब्ध है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये हमारे पास कुछ विद्युत अपघट्य उपलब्ध है। तो अब इस अवस्था में जो है कौन ज्यादा प्रभावी होगा, कौन कम प्रभावी होगा, इसका निर्धारण जो है आपका स्कंदक आयन करेगा। स्कंदक आयन कोई धनावेशित कण है तो धनावेशित कणों के स्कंदन के लिए ऋणावेश की आवश्यकता पड़ेगी। यहां ऋणावेश हो गया आपका क्लोराइड, यहां ऋणावेश हो गया आपका सल्फेट, यहां हो गया फॉस्फेट, और यहां हो गया आपका फेरोसाइनाइड आयन। अब
इन आयंस में सबसे ज्यादा प्रभावी आयन कौन होगा? अब ज्यादा प्रभावशाली कौन होगा? हमने पढ़ा स्कंदन क्षमता बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है? आवेश वृद्धि के साथ। तो सबसे ज्यादा आवेश, यह आवेश का क्रम। तो सबसे ज्यादा प्रभावी विद्युत अपघट्य कौन हुआ? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें विद्युत अपघट्य की क्षमता, विद्युत अपघट्य की क्षमता का क्रम जो आएगा वो इस प्रकार आएगा, और कारण स्पष्ट है क्योंकि फेरोसाइनाइड आयन जो है उसके ऊपर ऋणावेश की मात्रा अधिक है। आवेश बढ़ेगा, स्कंदन क्षमता में वृद्धि होगी। एक हम इसका अन्य उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आर्सेनियस सल्फाइड। आर्सेनियस सल्फाइड जो है एक ऋणावेशित क्लोराइड होता है। आर्सेनियस सल्फाइड एक ऋणावेशित क्लोराइड है। अब इसके स्कंदन के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ विद्युत अपघट्य हैं, NaCl, MgCl2, AlCl3 आदि। 3 विद्युत अपघट्य हमने माने। अब इसमें स्कंदक आयन का कार्य कौन करेगा? स्कंदक आयन होगा यहां पर Na+, क्लोराइडी कण पर ऋणावेश है, तो ऋणावेश के उदासीनीकरण के लिए धनायन की आवश्यकता होगी। यहां स्कंदक आयन का कार्य करेगा Mg2+, और यहां पर स्कंदक आयन का कार्य करेगा Al3+। तो अब इसमें अगर हम अधिक प्रभावी आयन को देखें तो अधिक प्रभावी आयन के रूप में एल्यूमिनियम आयन ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है। कारण क्योंकि इस पर आवेश की मात्रा अधिक, और जब एल्यूमिनियम ज्यादा प्रभावी है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य की प्रभावशीलता या स्कंदन क्षमता जो होगी वो अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसमें हार्डी-शुल्ज़ नियम की सहायता से बता सकते हैं कि कौन सा विद्युत अपघट्य जो है क्लोराइडी विलयन के स्कंदन या अवक्षेपण के लिए ज्यादा प्रभावशाली विलयन होगा। तो अब इसमें इसी से संबंधित एक और टर्म आती है, देखिए इससे संबंधित एक और टर्म आता है आपका स्कंदन मान। अब बेटा स्कंदन मान क्या होता है? स्कंदन मान का अर्थ होता है किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मिलीमोल प्रति लीटर में वह सांद्रता जो किसी क्लोराइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण कर दे। विद्युत अपघट्य के विलयन की मिलीमोल प्रति लीटर में सांद्रता जो किसी क्लोराइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण कर देती है, उसे हम जो है उसका स्कंदन मान कह सकते हैं। स्कंदन मान का मतलब विद्युत अपघट्य विलयन की मिलीमोल प्रति लीटर में सांद्रता जो क्या काम कर सकती है? स्कंदन या अवक्षेपण को कराती है, उसको हम नाम देते हैं यहां पर स्कंदन मान। अब स्कंदन मान जो है इसे निकाला कैसे जाता है? निकालने के लिए तरीका होता है विद्युत अपघट्य की मात्रा इनटू मोलरता इनटू 100 बटे विलयन का
आयतन। ये स्कंदन मान निकालने का तरीका है। अब स्कंदन मान और स्कंदन क्षमता इनमें व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। स्कंदन मान क्या बताया? विद्युत अपघट्य विलयन की मिलीमोल प्रति लीटर में सांद्रता जो स्कंदन करने के लिए आवश्यक होती है उसे हमने बोला स्कंदन मान। अगर थोड़ी मात्रा की आवश्यकता है इसका मतलब है उसकी स्कंदन क्षमता अधिक है। अगर थोड़ी मात्रा स्कंदन की क्रिया के लिए पर्याप्त है तो इसका अर्थ हुआ स्कंदन की क्षमता अधिक होगी, और अगर हमें ज्यादा मात्रा की आवश्यकता है तो इसका अर्थ हुआ स्कंदन की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्कंदन मान को भी जो है आपके हार्डी-शुल्ज़ के नियम के साथ संबंधित कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपके विद्युत अपघट्यों के स्कंदन से संबंधित एक टर्म होती है जो हमने आपको बताई थी। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है कुलाइडों का रक्षण। अब बेटा कुलाइडों का रक्षण क्या है? देखिए अपन ने पढ़ा हुआ है कि कुलाइड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं द्रव स्नेही कुलाइड और एक होते हैं आपके द्रव विरोधी कुलाइड। कुलाइडों के दो प्रकार हमने पढ़े थे, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर। एक होता है द्रव स्नेही कुलाइड और दूसरा होता है आपका द्रव विरोधी कुलाइड। जो द्रव स्नेही कुलाइड होते हैं उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में पर्याप्त आकर्षण बल पाए जाते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में पर्याप्त आकर्षण बल उपलब्ध होते हैं, और आकर्षण बलों के उपलब्ध होने के कारण से ये स्वतः ही स्थायी होते हैं। इनमें जो है स्वतः स्थायित्व जो है पाया जाता है। लेकिन जो आपके द्रव विरोधी कुलाइड होते हैं, द्रव विरोधी कुलाइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के मध्य आकर्षण बहुत कम या फिर प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुलाइडी विलयन का स्थायित्व कम हो जाता है और ऐसे कुलाइडी विलयन सरलता से स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं। तो अब हम ऐसे कुलाइडी विलयनों के लिए रक्षण क्रिया कराते हैं। रक्षण क्रिया में क्या होता है? जब हम किसी द्रव विरोधी कुलाइड में द्रव स्नेही कुलाइड की थोड़ी मात्रा को मिला दें। अगर किसी द्रव विरोधी कुलाइड में द्रव स्नेही कुलाइड की थोड़ी मात्रा मिलाई जाए तो वो जो द्रव विरोधी कुलाइड होता है उस कुलाइड का स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। द्रव विरोधी कुलाइड का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम कहते हैं रक्षण क्रिया। और मिलाया जाने वाला जो द्रव स्नेही कुलाइड है, इस द्रव स्नेही कुलाइड को नाम दिया जाता है रक्षी कुलाइड। जैसे ये आपका द्रव विरोधी कुलाइड है, द्रव विरोधी कुलाइडीकरण है और स्थायित्व कम है। अब हमें स्थायित्व बढ़ाना है, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे द्रव स्नेही कुलाइड। तो जो द्रव स्नेही कुलाइड होता है वो इसके चारों तरफ एक परत का निर्माण करता है। चारों तरफ क्या करेगा? एक परत का निर्माण करेगा। और ये जो परत बनी है ये आपकी परत किस चीज की है? द्रव स्नेही कुलाइड। और इस परत के कारण से
ये जो परत चारों तरफ बन जाती है, इस परत के कारण से कुलाइडी कण का, द्रव विरोधी कुलाइडी कण का परिक्षेपण माध्यम के साथ संपर्क कम हो जाता है। संपर्क कम होने का अर्थ हुआ प्रतिकर्षण बल के मान में कमी हो जाती है। संपर्क में कमी आएगी अर्थात प्रतिकर्षण बल के मान में कमी आएगी, और प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा तो स्थायित्व का मान बढ़ेगा। तो यहां पर जो द्रव स्नेही कुलाइड है, इस कुलाइड को हम नाम देते हैं रक्षी कुलाइड। इसे रक्षी कुलाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रक्षण कर रहा है। किसका रक्षण कर रहा है? द्रव विरोधी कुलाइड का रक्षण कर रहा है। और किस चीज से रक्षण कर रहा है? स्कंदन या अवक्षेपण से रक्षण करता है। तो इस तरह से हम जो है कुलाइडों के रक्षण को समझा सकते हैं। इसको अपन जैसे एक उदाहरण समझें, आपका जो इंक आती है, पेनों के अंदर जो इंक भरी हुई आती है, स्याही आती है, वो एक द्रव विरोधी कुलाइड होता है। और उस द्रव विरोधी कुलाइड को स्थायित्व देने के लिए उसमें बबूल के गोंद का प्रयोग किया जाता है। जो द्रव विरोधी कुलाइड है, उस द्रव विरोधी कुलाइड को स्थायित्व देने के लिए, जैसे आपका स्याही का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पेन की जो स्याही होती है वो एक द्रव विरोधी कुलाइड का उदाहरण होता है। और उस द्रव विरोधी कुलाइड को स्थायित्व देने के लिए बबूल का गोंद उसमें मिलाया जाता है, जो उसको स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है। फाउंटेन पेन की स्याही की नहीं कह रहा मैं बात कर रहा हूँ बॉल पेन की स्याही की बात। फाउंटेन पेन की स्याही तो पानी के अंदर आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो आपका इसमें बॉल पेन वाली इंक आती है, वो स्याही आपकी पानी के अंदर नहीं मिलती। तो वहां मिलाने के लिए हमें बबूल के गोंद की सहायता लेनी पड़ती। ये था आपका बेटा रक्षी कुलाइड और कुलाइडों का रक्षण। इसके बाद में रक्षी कुलाइड से संबंधित एक घटना आती है। इसमें स्वर्णांक। स्वर्णांक, देखिए स्वर्णांक क्या होता है? किसी रक्षी कुलाइड की शुष्क अवस्था में मिलीग्रामों में वह मात्रा, किसी रक्षी कुलाइड की शुष्क अवस्था में मिलीग्रामों में वह मात्रा जो किसी द्रव विरोधी कुलाइड को आपके स्कंदन या अवक्षेपण से बचा, उसे हम नाम दे सकते हैं स्वर्णांक। किसी रक्षी कुलाइड की शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में वह मात्रा जो दस मिलीलीटर स्वर्ण सॉल को 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा अवक्षेपित होने से बचाती है, उसे स्वर्णांक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब देखिए हम इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट कैसे कर सकते हैं। इसको स्पष्ट हम इस प्रकार करते हैं। देखिए जैसे एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml मानक स्वर्ण सॉल है। स्वर्ण सॉल मतलब सोने का कुलाइडी विलयन। सॉल का अर्थ होता है कुलाइडी विलयन। तो इसमें जो है 10 ml मानक स्वर्ण सॉल है, सोने का कुलाइडी विलयन है। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे? हमारे पास एक अन्य परख नली के अंदर
1 ml NaCl का 10% विलयन है और ये विलयन कार्य कर रहा है किसका? विद्युत अपघट्य। यदि हम इस विद्युत अपघट्य के विलयन को स्वर्ण सॉल के अंदर मिला देते हैं, विद्युत अपघट्य के विलयन को स्वर्ण सॉल के अंदर मिला देते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारा जो कोलाइडी विलयन है उसका क्या हो जाएगा? स्कंदन या अवक्षेपण हो जाएगा। तो ये विद्युत अपघट्य है, ये कोलाइडी विलयन है, अगर इसे मिलाया जाए तो कौन सी क्रिया संपन्न होगी? स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया संपन्न होगी। अगर हम चाहते हैं कि इसके प्रभाव को रोका जाए, तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? इसमें हमें मिलाना पड़ेगा रक्षी कोलाइड। अगर हम स्वर्ण सॉल को विद्युत अपघट्य के प्रभाव से बचाना चाहते हैं, तो विद्युत अपघट्य के प्रभाव से बचाने के लिए आप इसके अंदर मिलाते हैं रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड मतलब कोई भी द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं। तो किसी रक्षी कोलाइड की वह न्यूनतम मात्रा मिलीग्रामों में, वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml मानक स्वर्ण सॉल को, रक्षी कोलाइड की मिलीग्रामों में वह न्यूनतम मात्रा, इसको अपन और कह सकते हैं यहां पर, वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml मानक स्वर्ण सॉल को 1 ml NaCl के 10% विलयन के द्वारा स्कंदित या अवक्षेपित होने से बचाए, वह मात्रा जो है उसको हम नाम देते हैं बेटा स्वर्णांक। और स्वर्णांक के मान जो है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपका जिलेटिन है, जिलेटिन का जो स्वर्णांक होता है 0.005 से 0.01, बहुत कम होता है। एक होता है आलू का स्टार्च, आलू का स्टार्च, इसका मान होता है 20 से 25। मतलब इसमें ज्यादा प्रभावशाली रक्षी कोलाइड का काम कौन करेगा? ज्यादा प्रभावशाली रक्षी कोलाइड का काम कर रहा है जिलेटिन, क्योंकि जिलेटिन की बहुत थोड़ी मात्रा मिलाने पर ही रक्षण हो जाता है। जिलेटिन की बहुत अल्प मात्रा को मिलाने मात्र से रक्षण हो जाता है, लेकिन आलू का स्टार्च आपको इसकी तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में मिलाना पड़ता है। तो अगर हम स्वर्णांक में और रक्षण में संबंध देखें, तो जिनका स्वर्णांक कम है उनकी रक्षण क्षमता अधिक होती है। जिनका स्वर्णांक कम है यानी जिनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, उनकी रक्षण क्षमता का मान उच्च होता है। हम इसको कह सकते हैं रक्षण क्षमता स्वर्णांक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्वर्णांक। जहां स्वर्णांक का मान अधिक है, जहां स्वर्णांक का मान अधिक है वहां रक्षण क्षमता उच्च होगी। सॉरी, स्वर्णांक का मान अधिक है वहां रक्षण क्षमता कम, और जहां स्वर्णांक का मान कम होता है वहां पर रक्षण क्षमता का मान अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर स्वर्णांक को यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं।